नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। दोस्तों यहां पर आपको देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की ओर। एक्शन में आई यूपी और दिल्ली की पुलिस। राकेश टिकैत ने रोते हुए कहा, कानून वापस लो नहीं तो खुदकुशी कर लूंगा। इसके बाद गाजीपुर बॉर्डर पर अनशन किया शुरू। जी हां दोस्तों, दिल्ली में 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई हिंसा के 2 दिन बाद प्रशासन ने किसानों से गाजीपुर बॉर्डर का इलाका खाली करने को कहा है। पुलिस की चेतावनी के बाद धरने पर बैठे कई किसान वहां से चले गए। शाम होते होते बड़ी तादाद में दिल्ली पुलिस और यूपी पुलिस की गाड़ियां गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंच गई। यह देखकर किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत के आंसू निकल आए। उन्होंने रोते हुए कहा कि किसानों पर अत्याचार किया जा रहा है, उन्हें मारने की साजिश रची जा रही है। अगर सरकार ने कानून वापस नहीं लिए तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। मैं इस देश के किसानों को बर्बाद नहीं होने दूंगा। टिकैत ने कहा कि इतनी बड़ी साजिश होगी मुझे पता नहीं था। मैंने सब लोगों के खिलाफ जाकर बीजेपी को वोट दिया था। मेरी वाइफ ने किसी और को वोट दिया था, लेकिन मैंने बीजेपी को वोट दिया। उन्हें वोट देकर मैंने गद्दारी की थी। ये सरकार किसान बिरादरी को पूरे देश में बदनाम करने की कोशिश कर रही है। आंदोलन स्थल पर पानी की सप्लाई बंद करने के खिलाफ टिकैत ने गाजीपुर बॉर्डर पर अनशन शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि अब मैं गाजियाबाद का पानी नहीं पीऊंगा, जब गांव से पानी आएगा तभी पानी पीऊंगा। वहीं दोस्तों गाजीपुर बॉर्डर पर राकेश टिकैत ने गुरुवार दोपहर को कहा था कि न तो मैं सरेंडर करूंगा न ही धरना खत्म करूंगा। अगर गोली चलनी है तो यहीं चलेगी। हालांकि इस बयान का भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख और उनके भाई नरेश टिकैत ने ही विरोध किया। नरेश टिकैत ने किसानों से आंदोलन खत्म कर गाजीपुर बॉर्डर से वापस जाने को कहा है। उन्होंने कहा है कि यहां पर धरना खत्म कर दें, लेकिन रात होते होते पूरा घटनाक्रम बदल गया। राकेश टिकैत के आंसू देखकर उत्तर प्रदेश में फिर से खाप पंचायतें एकजुट होने लगी है और आगे के आंदोलन की प्लानिंग चलने लगी है। वहीं दोस्तों गाजीपुर बॉर्डर पर देर रात तक भारी पुलिस बल तैनात होने के बावजूद किसी भी तरह की कोई घटनाक्रम देखने को नहीं मिला है। किसी की गिरफ्तारी भी नहीं हुई थी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, देशद्रोह और यूएपीए के तहत केस दर्ज। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल करेगी जांच। जी हां दोस्तों, दिल्ली पुलिस का स्पेशल सेल 26 जनवरी को किसानों की ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई हिंसा की साजिश और आपराधिक मंसूबों की जांच करेगा। अधिकारियों ने गुरुवार को यह जानकारी दी है। दिल्ली पुलिस ने दावा किया है कि किसान नेताओं के साथ बनी सहमति को दरकिनार करने की पूर्व नियोजित तथा सोची समझी योजना थी, ताकि गणतंत्र दिवस पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सरकार को शर्मिंदा कराया जा सके। पुलिस ने एक बयान में कहा कि स्पेशल सेल 26 जनवरी को हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं की साजिश और आपराधिक मंसूबों की जांच कर रहा है। बयान में कहा गया है कि प्रारंभिक जांच में पता चला है कि सुरक्षा बलों से हिंसक झड़प करने, ऐतिहासिक धरोहर की पवित्रता को तार-तार करने और गणतंत्र दिवस के मौके पर सरकार को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शर्मिंदा कराने के लिए दिल्ली पुलिस तथा किसान संगठनों के बीच बनी सहमति को पूर्व नियोजित तथा सोची समझी साजिश के तहत दरकिनार किया गया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, एफआईआर में बाद में क्यों जोड़ा गया दीप सिंधु, लिखा साधना का नाम, चुप्पी साधे है दिल्ली पुलिस। जी हां दोस्तों, गणतंत्र दिवस पर निकाली गई किसान ट्रैक्टर रैली में मचे उपद्रव व बवाल के बाद अब दिल्ली पुलिस ने अपनी कार्रवाई को तेज कर दिया है। इसके चलते जहां दिल्ली पुलिस ने कल 37 किसान नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी, वहीं पंजाबी अभिनेता दीप सिंधु और गैंगस्टर से एक्टिविस्ट बने लखा सिधाना के खिलाफ भी दिल्ली पुलिस ने लाल किले की प्राचीर में जबरन धार्मिक झंडा लहराने और तोड़फोड़ एवं हिंसा का मामला दर्ज किया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार थाना कोतवाली में दर्ज हुई इस एफआईआर में दोनों का नाम बाद में जोड़ा गया है। दोस्तों सिद्धू के खिलाफ दर्ज मामले को लेकर अभी तक दिल्ली पुलिस के आला अफसरों की तरफ से खुलकर नहीं बताया गया है। वहीं दोस्तों आरोप लग रहे हैं कि दीप सिद्धू बीजेपी के एजेंट है और बीजेपी के कहने पर ही वह काम करते हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गृह मंत्री अमित शाह पर ममता बनर्जी का तीखा तंज। कहा, अमित भैया पहले दिल्ली संभाल लो फिर बंगाल की सोचो। जी हां दोस्तों, कृषि कानूनों को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी मोदी सरकार पर निशाना साधा है। ममता का कहना है कि हम किसानों के साथ हैं और ये तीनों कानून वापस होने चाहिए। दरअसल दोस्तों ममता बनर्जी सरकार ने कृषि कानूनों के विरोध और उन्हें निरस्त करने को लेकर विधानसभा का 2 दिवसीय विशेष सत्र बुलाया है। यहां इन कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया गया। ममता ने कृषि कानूनों को लेकर हो रहे आंदोलन और दिल्ली में हुई हिंसा को लेकर भी सरकार पर जमकर निशाना साधा। कृषि कानूनों के खिलाफ विधानसभा में लाए गए प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान ममता बनर्जी ने कहा कि दिल्ली की स्थिति को पुलिस संभाल नहीं पाई। अगर ये बंगाल में होता तो अमित भैया कहते क्या हुआ। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। हम चाहते हैं कि तीनों कृषि कानूनों को निरस्त किया जाए, या तो आप कानून वापस लें या फिर कुर्सी छोड़ दें।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, भड़काऊ मीडिया रिपोर्ट्स पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई नाराजगी। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने निजामुद्दीन मरकज की तबलीगी जमात वाली घटना के दौरान फर्जी और प्रेरित खबरों के खिलाफ जमीयत उलेमाए हिंद की याचिका पर सुनवाई करते हुए नाराजगी जाहिर की है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को उन टीवी कार्यक्रमों पर लगाम लगाने के लिए कुछ नहीं करने पर फटकार लगाई है जिनके असर भड़काने वाले होते हैं, और कहा है कि ऐसी खबरों पर नियंत्रण उसी प्रकार से जरूरी है जैसे कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए एहतियाती उपाय। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हिंसा के दौरान एहतियाती कदम के तौर पर इंटरनेट बंद करने के फैसले का भी हवाला दिया। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, यूपी में किसानों को मिले 10 लाख के बॉन्ड नोटिस पर इलाहाबाद हाई कोर्ट हुआ सख्त, पूछा सरकार ने कैसे भेज दिया यह नोटिस। जी हां दोस्तों, 2 महीने से दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे किसान आंदोलन के बीच कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश के एक जिले में कई किसानों को सरकार की ओर से 50,000 से लेकर 10 लाख रुपए तक के पर्सनल बॉन्ड भरने का नोटिस दिया गया। यह बॉन्ड उनसे इसलिए भरने को कहा गया था क्योंकि उन पर यह आशंका थी कि वो आंदोलन के तहत कानून व्यवस्था का उल्लंघन करने वाले हैं। अब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी की योगी सरकार से 2 फरवरी तक इस बारे में जवाब मांगा है कि आखिर किस आधार पर गरीब किसानों को ब्रीच ऑफ पीस के यह नोटिस भेजे गए थे। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, 19 जनवरी को राजधानी लखनऊ से लगभग 80 किलोमीटर दूर सीतापुर जिले में ट्रैक्टर रखने वाले किसानों को नोटिस दिया गया था, जिसमें उनसे 50,000 से लेकर 10 लाख रुपए तक का पर्सनल बॉन्ड और इतने की ही सिक्योरिटी जमा करने को कहा था। नोटिस में इस बात की आशंका जताई गई थी कि जिले में बढ़ते किसान आंदोलन के तहत किसान कानून व्यवस्था का उल्लंघन करने वाले हैं, लेकिन हाईकोर्ट ने योगी सरकार से पूछा है कि वह किस लिहाज से इस तरह से गरीबों से पैसा वसूल कर रही है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, ममता बनर्जी सरकार एग्रीकल्चर लॉज के खिलाफ लाएगी प्रस्ताव, 5 राज्य कर चुके हैं पास। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव लाएगी। बंगाल सरकार विपक्षी कांग्रेस और वाम मोर्चा को भी इस मुद्दे पर साथ लाना चाहती थी, लेकिन उन्होंने प्रस्ताव का विरोध करते हुए कहा कि समिति की बैठक में इस पर चर्चा नहीं हुई है। वहीं बीजेपी ने कहा है कि वह इस प्रस्ताव का विरोध करेगी। दोस्तों पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्षी दल कांग्रेस और वाम मोर्चा इस प्रस्ताव को नियम 185 के तहत लाने की मांग कर रहे थे। उन्होंने कहा है कि इस विषय पर 2-2.5 घंटे चर्चा होनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने ममता बनर्जी सरकार द्वारा साल 2014 में लाए गए एक और कृषि कानून को भी निरस्त किए जाने की मांग की है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, वायनाड में बोले राहुल गांधी, सारे किसान नहीं जानते इस कानून को वरना देश में आग लग जाती। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड के दौरे पर पहुंचे राहुल गांधी ने एक बार फिर सरकार से कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की है। तीनों कृषि कानूनों की मुखालफत करते हुए कांग्रेस नेता ने कहा कि सच्चाई यह है कि अभी भी बहुत सारे किसान इस विधेयक के विवरण को नहीं समझते हैं। जिस दिन पूरे देश के किसान इस कृषि कानून को समझ गए उस दिन पूरे देश में आंदोलन होगा, देश में आग लग जाएगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, असदुद्दीन ओवैसी ने अयोध्या में बनने वाली मस्जिद पर दिया विवादित बयान, कहा यहां नमाज पढ़ना है हराम। जी हां दोस्तों, ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने अब अयोध्या में बनने वाली मस्जिद को लेकर विवादित बयान दिया है। ओवैसी ने कहा है कि यहां नमाज पढ़ना हराम है। इसके बाद मस्जिद ट्रस्ट ने पलटवार किया और सचिव इंडो इस्लामिक कल्चर फाउंडेशन के अतहर हुसैन ने इसे राजनीतिक एजेंडे से जुड़ा बताया है। असदुद्दीन ओवैसी ने कर्नाटक के बीदर में सेव कॉन्स्टिट्यूशन सेव इंडिया कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि अयोध्या के धन्नीपुर में बनने वाली मस्जिद इस्लाम के सिद्धांतों के खिलाफ है, उसे मस्जिद नहीं कहा जा सकता। इस लिहाज से इसके निर्माण के लिए डोनेशन देना और वहां नमाज पढ़ना दोनों ही हराम है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अब तक देश में 28 लाख से ज्यादा लोगों को लग चुका है टीका, इंटरनेशनल फ्लाइट पर रोक 28 फरवरी तक और बढ़ी। जी हां दोस्तों, इस महामारी के खिलाफ वैक्सीनेशन प्रोग्राम के तहत अब तक 28 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन की पहली डोज दी जा चुकी है। गुरुवार को शाम 7 बजे तक 28,47,608 लोगों को टीका लगाया गया। हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक इस महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित महाराष्ट्र, दिल्ली समेत 6 राज्यों में अब तक 21% से भी कम वैक्सीनेशन हुआ है। इसी बीच देश में इंटरनेशनल पैसेंजर फ्लाइट्स पर लगी रोक 28 फरवरी तक के लिए बढ़ा दी गई है। एविएशन रेगुलेटर DGCA ने बताया है कि यह रोक इंटरनेशनल कार्गो फ्लाइट और DGCA की ओर से मंजूर स्पेशल फ्लाइट पर लागू नहीं होंगी। हालांकि चुनिंदा फ्लाइट्स पर हालात के मुताबिक उड़ान की मंजूरी दी जा सकती है।
दोस्तों भारत ने कई देशों के साथ एयर बबल समझौतों पर हस्ताक्षर किए हुए हैं। इसके तहत दोनों देशों के नागरिकों को किसी भी रूट पर सफर करने की इजाजत होती है। इस महामारी की वजह से लॉकडाउन लागू होने के बाद 25 मार्च 2020 को पैसेंजर फ्लाइट सर्विसेज सस्पेंड कर दी गई थी। घरेलू उड़ानों को 25 मई से फिर शुरू कर दिया गया था, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें अभी तक भी पूरी तरह से सुचारू रूप से चालू नहीं हुई हैं। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं पूरी दुनिया और भारत में क्या है इस महामारी की स्थिति। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं पूरी दुनिया की। तो दोस्तों पूरी दुनिया की बात की जाए तो पूरी दुनिया में इस वक्त तक इस महामारी के संक्रमितों का आंकड़ा 10,02,70,000 को पार कर गया है, जबकि दोस्तों मरने वालों का आंकड़ा 21,57,000 के पार है। दोस्तों इस महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित देश अमेरिका है। अमेरिका में 2,56,00,000 से ज्यादा संक्रमित मरीज अब तक सामने आ चुके हैं। वहीं दोस्तों इसके बाद में इंडिया, ब्राजील, रशिया, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, स्पेन, इटली, टर्की आदि देशों का नाम आता है। इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं क्या है भारत के हालात, लेकिन उससे पहले दोस्तों मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दें, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक या फिर डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से पता चलता है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है या नहीं। तो दोस्तों जल्दी से जान लेते हैं क्या है भारत के हालात। तो दोस्तों भारत में इस वक्त तक इस महामारी के संक्रमितों का आंकड़ा 1,07,00,000 को पार कर गया है, जबकि दोस्तों मरने वालों की संख्या 1,53,000 के पार है। दोस्तों भारत में इस महामारी का सबसे ज्यादा असर महाराष्ट्र पर हुआ है। महाराष्ट्र में 20,15,000 से ज्यादा संक्रमित मरीज सामने आ चुके हैं। वहीं दोस्तों इसके बाद में कर्नाटक, केरला, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल आदि राज्यों का नाम आता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, डोनाल्ड ट्रंप के बाद अब जो बाइडेन भी चाइना की हरकतों से हैं नाराज, दे डाली सीधी चेतावनी। जी हां दोस्तों, चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के बाद अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी चीन को लेकर अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया में चीन की विस्तारवादी गतिविधियों के खिलाफ नाराजगी जाहिर की है। चीन के विवादित क्षेत्रीय दावों पर अमेरिका ने नाराजगी जाहिर करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चीन को स्पष्ट चेतावनी देते हुए जापान, दक्षिणी कोरिया और ताइवान का समर्थन किया है। जो बाइडेन ने टॉप अधिकारियों से चीन और उत्तर कोरिया सहित क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दों पर चर्चा की। अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन और जापान के रक्षा सचिव के बीच भी चीन की गतिविधियों को लेकर चर्चाएं हुई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मौसम समाचार जानिए अगले 24 घंटे और पिछले 24 घंटे के मौसम पूर्वानुमान। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं बीते 24 घंटों की। तो दोस्तों बीते 24 घंटों के दौरान संपूर्ण भारत में मौसम शुष्क बना रहा। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में इस दौरान पाला पड़ने की खबरें हैं। शीतलहर के अलावा घने कोहरे ने भी पूर्वी उत्तर प्रदेश, पंजाब और बिहार के साथ साथ त्रिपुरा में सामान्य जनजीवन को प्रभावित किया है। उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों और बिहार में कुछ स्थानों पर कोल्ड डे की स्थिति बनी रही। वहीं दोस्तों पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, सौराष्ट्र और कच्छ और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में शीतलहर की स्थितियां जारी है। वहीं दोस्तों आगामी 24 घंटे की बात की जाए तो अगले 24 घंटों के दौरान पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश होने की संभावना है। आंशिक बादल आसपास के राज्यों झारखंड, दक्षिणी पश्चिमी बिहार और दक्षिणी पूर्वी उत्तर प्रदेश के शहरों पर भी दिखाई दे सकते हैं। वहीं दोस्तों पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान के कुछ हिस्सों में शीतलहर की स्थितियां बनी रहेंगी। गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ क्षेत्र में भी कुछ जगहों पर शीतलहर जारी रहने की संभावना है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गोल्ड सिल्वर प्राइस टुडे। गोल्ड आज भी फिसला, चांदी हुई महज 146 रुपए सस्ती। जी हां दोस्तों, भारतीय बाजारों में आज सोने के भाव में गिरावट दर्ज की गई है। दिल्ली सराफा बाजार में आज सोने के भाव में 109 रुपए प्रति 10 ग्राम की कमी आई, तो वहीं चांदी के दाम में भी मामूली कमी दर्ज की गई है। दोस्तों सोने की बात की जाए तो सोना 48,292 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ, जबकि चांदी 65,177 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुई है। अंतर्राष्ट्रीय कारोबार की बात की जाए तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने का भाव आज $1840.97 प्रति औंस रहा, जबकि चांदी $25.12 प्रति औंस के स्तर पर रही। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, चीनी एप्लीकेशंस पर परमानेंट बैन से बौखलाया ड्रैगन, अपनी कंपनियों से कहा भारत सरकार से मुआवजे की करे मांग। जी हां दोस्तों, सीमा विवाद के बाद भारत द्वारा चीनी कंपनियों के खिलाफ की गई कार्रवाई से ड्रैगन की आर्थिक कमर टूट गई है। सरकार ने शुरुआत में टिकटॉक सहित 59 एप्लीकेशंस को बैन कर दिया था। चीन को उम्मीद थी कि कुछ समय बाद मोदी सरकार बैन हटा लेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब सरकार ने इन सभी एप्लीकेशंस पर स्थायी प्रतिबंध लगा दिया है, यानी कि अब इन एप्लीकेशंस की भारत में वापसी नहीं हो सकती।
सकती। जाहिर सी बात है दोस्तों, यह चीन की कम्युनिस्ट सरकार के लिए बहुत बड़ा झटका है। भारत से मिले इस झटके से चीन बुरी तरीके से बौखला गया है और उसकी यह बौखलाहट ग्लोबल टाइम्स के संपादकीय में साफ तौर पर नजर आती है। अखबार में चीनी कंपनियों को भड़काने की कोशिश करते हुए कहा गया है कि उन्हें भारत सरकार से मुआवजे की मांग करनी चाहिए। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, दावोस संवाद में प्रधानमंत्री मोदी बोले, भारत ने इस महामारी पर कंट्रोल कर सबसे ज्यादा नागरिकों को बचाया। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दावोस संवाद को संबोधित किया। इस कार्यक्रम में दुनिया भर के उद्योग जगत से 400 से ज्यादा शीर्ष प्रतिभागियों ने भाग लिया था। इसमें प्रधानमंत्री ने चौथी औद्योगिक क्रांति मानवता की भलाई के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग विषय पर सत्र को संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस महामारी से लड़ाई में भारत के प्रत्येक व्यक्ति ने धैर्य के साथ अपने कर्तव्यों का पालन किया और इस लड़ाई को एक जन आंदोलन में बदल दिया। उन्होंने कहा कि आज भारत दुनिया के उन देशों में से है जो अपने ज्यादा से ज्यादा नागरिकों का जीवन बचाने में सफल रहा है। भारत में लगातार इस महामारी के मामलों की संख्या घट रही है। भारत ने दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू कर दिया है। अभी तो 2 मेड इन इंडिया वैक्सीन दुनिया में आई है, लेकिन आने वाले समय में कई और वैक्सीन बनकर आने वाली है। ये वैक्सीन दुनिया के देशों को और ज्यादा बड़े स्तर पर ज्यादा गति से मदद करने में सहायता करेंगी। उन्होंने कहा कि जब दुनिया के देशों में एयर स्पेस बंद था, तब 1 लाख से ज्यादा नागरिकों को उनके देश पहुंचाने के साथ ही भारत ने 150 से ज्यादा देशों को जरूरी दवाइयां भी भेजी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, एप्पल का फोन पसंद करने वालों के लिए खुशखबरी, भारत के लिए एप्पल ने किया खास ऐलान। जी हां दोस्तों, आईफोन निर्माता कंपनी एप्पल इंक ने कहा है कि वो भारत में अपने रिटेल स्टोर्स खोलने की योजना बना रही है। करीब पिछले 1 दशक से एप्पल थर्ड पार्टी के जरिए ही भारतीय बाजार में अपने प्रोडक्ट्स बेचती है, लेकिन अब कंपनी इसे बदलने की तैयारी में है। एनालिस्ट का कहना है कि एप्पल के ऑनलाइन स्टोर के लॉन्च होने के बाद कंपनी का मार्केट शेयर दिसंबर 2019 से लेकर दिसंबर 2020 के बीच 2% तक बढ़ा है। ऑनलाइन स्टोर पर एप्पल अपने ग्राहकों को फाइनेंसिंग से लेकर अपग्रेडिंग तक के ऑफर देती है। दोस्तों बुधवार को एप्पल के नतीजे जारी करने के बाद कंपनी के सीईओ टिम कुक ने कहा कि हम वहां भविष्य में रिटेल स्टोर्स भी खोलने जा रहे हैं। यह हमारी तरफ से एक और बड़ी पहल होगी। यहां हम अपने चैनल को और ज्यादा विकसित करेंगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, 5 दिन में सेंसेक्स अपनी ऊंचाई से 3300 अंक टूटा, निवेशकों के 10 लाख करोड़ हुए स्वाह। जी हां दोस्तों, जैसे जैसे आम बजट की तारीख नजदीक आ रही है, शेयर बाजार अपनी ऊंचाइयों से औंधे मुंह गिर रहा है। आज लगातार 5वां दिन है जब बाजार में तेज गिरावट देखने को मिली है। सिर्फ 5 दिनों में ही बीएसई पर निवेशकों के 10 लाख करोड़ रुपए स्वाहा हो चुके हैं, जबकि कुछ दिन बाद ही 1 तारीख को देश का बजट पेश किया जाना है। दोस्तों बीएसई सेंसेक्स ने आज 47,000 का मनोवैज्ञानिक स्तर भी तोड़ दिया। सेंसेक्स ने 21 जनवरी को 50,184 का लाइफ टाइम हाई यानी कि उच्चतम स्तर को छुआ था। उस ऊंचाई से सेंसेक्स 3300 अंक नीचे फिसल चुका है। जहां तक निफ्टी की बात है, निफ्टी भी अपने उच्चतम स्तर 1,47,053 से करीब 936 अंक नीचे आ गया है। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, का आसान सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। जय जवान जय किसान, यह नारा कौन से नेता ने दिया था? जी हां दोस्तों, आप जानते हैं जय जवान जय किसान का नारा किस नेता ने दिया था? तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में उनका नाम लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुने जाते हैं लक्की विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद जय भारत।